सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 6th लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आज के लेक्चर में जैसे कि आप हेडिंग देख ही सकते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। यानी फ्रेंड्स, जब हमें ये बात पता चली कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, तो उसके बेसिस पे हमने एटम का एक मॉडल बनाया। तो बेसिकली आज हम उस मॉडल के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन क्या होता है और हमारे जो क्वांटम नंबर्स है वो क्वांटम नंबर्स क्या है। तो क्वांटम नंबर्स एक ऐसा टॉपिक है जो इस लेसन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू क्वांटम नंबर्स पे पूछे जाएंगे। यस, और क्वांटम नंबर से रिलेटेड आगे कई सारे कंसेप्ट्स भी हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इसी बात से रिलेटेड कंफ्यूजन रहता है कि क्वांटम नंबर्स क्या है। बट फ्रेंड्स, आई अश्योर यू कि इस लेक्चर के बाद क्वांटम नंबर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है बट उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ रही तो वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके प्ले कीजिए। ओके, जब तक वो चीज ठीक से समझ नहीं जाती। तो चलो फ्रेंड्स, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे विद द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का मतलब क्या होता है। तो सी फ्रेंड्स, जैसे हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, ओके, ये जो मॉडल है ये इसी बात पे बेस्ड है कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। ये बात हमने किसने बताई थी? ये बात हमें बताई थी बाय डी ब्रॉग्स हाइपोथेसिस। उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। और इसी के साथ हमने लास्ट लेक्चर में और एक इंपॉर्टेंट थ्योरी देखी थी, दैट इज हेसिंगबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जहां हमें ये पता चला कि हम एक ही साथ यानी साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड उसका मोमेंटम नहीं बता सकते। यस, वो दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है। नियरली नहीं, एक्चुअली इम्पॉसिबल ही है, कोई ये अब तक कर ही नहीं सकता। तो इन्हीं दो थ्योरीज को लेके साइंटिस्ट ने एटम का मॉडल बनाना स्टार्ट किया और उससे ही नई एक ब्रांच ओपन हुई, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। तो जब भी आप क्वांटम मैकेनिक्स सुने तो समझ जाओ कि आप एटम के बारे में डिस्कशन करने वाले, और वो भी एकदम डिटेल में, यानी एकदम डीप में जाके एटम का स्ट्रक्चर, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, किस तरह उसके अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, हम एटम का वहां पे काफी डिटेल डिस्कशन करते हैं। सो दैट इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब क्या है? जहां आप एटम के बारे में एकदम डिटेल डिस्कशन करते हैं। बट यहाँ पे हमें एटम से रिलेटेड इतना डिटेल डिस्कशन नहीं करना है। आपको 11th और 12th में जितना भी क्वांटम मैकेनिक्स सीखना है, वो क्वांटम मैकेनिक्स इस सब्जेक्ट के काफी ऊपर वाली बातें होगी, इससे अंदर आपको जाना नहीं है। तो काफी ऊपर वाली बातें ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे विद द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ओके, नाउ ये मॉडल इस बात पे बेस्ड है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। यस, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक वेव है। नाउ अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो इससे पहले जितने भी एटॉमिक मॉडल आए वो सब तो गलत हो गए, बिकॉज अब तक सारे साइंटिस्ट यही मान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, और इसे पार्टिकल समझ के हम सारे एटॉमिक मॉडल्स बना रहे थे। तो जैसे ये स्टेटमेंट सामने आई कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, तो बोर्स का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एंड जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, तीनों के तीनों मॉडल एक ही साथ फेल हो गए। क्यों? बिकॉज तीनों के मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट किया गया है, ना कि एक वेव की तरह। सो अभी साइंटिस्ट ने कहा ओके, इलेक्ट्रॉन एक वेव है, हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव है तो उसका इक्वेशन दो। बिकॉज सी, अगर कोई भी चीज वेव है ना, तो अब तक हमारे पास जितनी भी वेव हमने डिस्कवर की है, हर एक वेव का हमारे पास इक्वेशन है। जैसे साउंड वेव का इक्वेशन है, लाइट वेव का भी इक्वेशन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो इस वेव का इक्वेशन, तो इस वेव का इक्वेशन जो सबसे पहली बार किसी ने दिया था वो थे स्क्रॉडिंजर। स्क्रॉडिंजर इस फील्ड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द मेंबर हु फाउंडेड क्वांटम मैकेनिक्स। ये स्टार्टिंग के उन मेंबर्स में से है जिनके वजह से क्वांटम मैकेनिक्स ये फील्ड बनी। अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक वेव है और इस वेव का इक्वेशन नहीं दिया होता तो शायद से अब तक हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं मिलता। सो स्क्रॉडिंजर ने इलेक्ट्रॉन का एक इक्वेशन दिया ना। आपके बुक में जो इक्वेशन दिया है वो अलग होगा, जो एक्चुअल इक्वेशन है मैं यहाँ पे वो लिख के आपको दिखा रहा हूँ। तो जो एक्चुअल इक्वेशन था वो था डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, ना कुछ बुक में डी को डेल्टा भी लिखा गया है बट दोनों का मीनिंग सेम है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई बुक प्रेफर कर रहे हैं तो उसमें डी को डेल्टा भी लिखा गया है, तो दोनों सेम है। सो डी स्क्वायर साई, हाँ इसे साई बुलाते हैं,
तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये था स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन और ये उनका एक्चुअल वेव इक्वेशन। यस, आपके बुक में जो इक्वेशन दिया है वो इसी को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया गया है। नाउ इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो E हमारे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है, E इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड V इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम बुलाते हैं द प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन। क्या बुलाते हैं इसे? प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन। तो इसे प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन क्यों बुलाते हैं? सी, प्रोबेबिलिटी का आपको मीनिंग पता है, पॉसिबिलिटी। यस, कोई चीज हो सकती है या नहीं हो सकती, तो हम श्योर नहीं है वो चीज सच में होगी, हम सिर्फ पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि ये चीज हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। आप 100% श्योर होगा कि कोई चीज होगी नहीं, सो दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। जैसे अगर आप कभी कोई कॉइन टॉस करें तो दो चीजें हो सकती है, यहाँ पे आइदर हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। क्या आप 100% श्योर हो कि हेड्स ही आ सकता है? नहीं। 50% प्रोबेबिलिटी है यानी 50% पॉसिबिलिटी है कि हेड्स आए, एंड अगेन 50% प्रोबेबिलिटी यानी 50% पॉसिबिलिटी ये है कि टेल्स आ सकता है। तो हमें जब कोई चीज श्योरली पता नहीं होती तब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटीज की यानी प्रोबेबिलिटी की। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के साथ वही है। हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अगर आप देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या आपको इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन कभी पता चल सकती है? नहीं। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं चल सकती तो अब हम किसकी बातें करेंगे? उसके पॉसिबिलिटीज की। यस, जब आपको पता नहीं है एग्जैक्टली क्या होगा, जब कॉइन टॉस करोगे तो एग्जैक्टली क्या होगा, हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, आपको पता था? नहीं। आपने क्या बोला कि 50% चांसेस है हेड्स आने के और 50% चांसेस है टेल्स आने के। तो जब आपको कोई चीज पता नहीं होती कि एग्जैक्टली यही होगा तो आप प्रोबेबिलिटी की बातें करते हो। तो अभी हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं पता, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी पोजीशंस के बारे में बातें करते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। तो ये सब उसकी क्या होगी? पॉसिबल पोजीशन, प्रोबेबल पोजीशन। और ये तीनों पोजीशंस आपको मिली कैसे? इस इक्वेशन की मदद से। तो ये इक्वेशंस आपको उन जगहों के बारे में बताता है, उन पॉइंट्स के बारे में बताता है जिन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की पॉसिबिलिटी सबसे मैक्सिमम या इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की सबसे जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? जस्ट द प्रोबेबिलिटी। इसमें भी अगर आप देखें तो एक्स वाई जेड, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो साई है, इस सिंबल को हम क्या बुलाते हैं? साई। नाउ साई क्या होता है ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये जो साई स्क्वायर है इसके बारे में आपके सिलेबस में इंफॉर्मेशन दी गई। साई स्क्वायर क्या बताता है? साई स्क्वायर टेल अस अबाउट द पॉइंट, ये आपके नोट्स में राइट डाउन कीजिए, द पॉइंट्स where the probability of finding electron where the probability of finding electron is maximum ये जो वाई स्क्वायर है ये आपको जस्ट उन पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन देता है जिन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा है। एग्जैक्ट नहीं बातें करते कोई, ओके? यहाँ पे हम कभी भी एग्जैक्ट बातें नहीं करेंगे, यहाँ हमारा पॉसिबिलिटी सिर्फ 90% तक ही होगी। तो वाई स्क्वायर असल में जस्ट उन पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जहां पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के चांसेस 90% है, ओके? 100% में यहाँ कहीं भी कोई बातें नहीं होती। तो इस इक्वेशन में ये जो साई है, तो साई स्क्वायर हमें क्या बताता है? साई स्क्वायर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन के कहां मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है, कि इलेक्ट्रॉन कहां पे हो सकता है एक्चुअल में। तो ये स्क्रॉडिंजर ने बताया था और ये डिस्कवरी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बार हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है बट आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। तो अगर पता ही नहीं चल सकता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है तब भी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं कैसे, एटम को स्टडी कैसे करें, ये सारे साइंटिस्ट के सामने प्रॉब्लम आई और वो प्रॉब्लम सॉल्व की स्क्रॉडिंजर ने। उन्होंने ये इक्वेशन दिया और इस इक्वेशन की वजह से आगे जाके एटम का एक पूरा मॉडल बन सका। अगर ये इक्वेशन नहीं होता तो एटम का मॉडल भी पॉसिबल नहीं होता।
इसलिए इसी डिस्कवरी के लिए उन्हें एक नोबेल प्राइज भी मिला है। तो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है, जस्ट वो पॉइंट्स पता चलते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस यानी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी या फाइंड करने की पॉसिबिलिटी सबसे मैक्सिमम है। और मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन एक वेव है। वेव 2D में रहेगी, 1D में रहेगी या 3D में रहेगी? वेव 1 डायमेंशन में रहती है, 2 डायमेंशन में रहती है, 3 डायमेंशन में। तो अब कुछ वेव 3 डायमेंशन में रहेगी, और अगर वो वेव 3 डायमेंशन में है तो उसके पास x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, करेक्ट? सही। अगर कोई भी चीज 3 डायमेंशन में होती है, तो अगर वो 2 डायमेंशन में होती तो उसके पास सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स होते थे, x एंड y, करेक्ट? जब भी आप मैथ में ग्राफ सॉल्व करते हो तो आप 2D में बातें कर रहे हो, जो भी आपका पॉइंट है उसके पास सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स होते थे, x और y। बट यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रॉनिक वेव है जो 3D में होगी। यस, स्क्रॉडिंजर ने यही भी बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो वो 3 डायमेंशनल होगी। यस, वो 3D जगह में एग्जिस्ट करेगी, तो उसके पास 3 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, और इसलिए इनके इक्वेशन में x, y और z ये तीनों वेरिएबल। यस, तो 3D में जब इलेक्ट्रॉन है तो ये जो हम पॉइंट्स की बातें करेंगे, जिन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम है, तो इन पॉइंट्स के पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। कौन से? x, y एंड z। यस, तो स्क्रॉडिंजर का ये जो वेव इक्वेशन है, जब हमने इसे सॉल्व किया, नाउ फर्स्ट थिंग, ये इक्वेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही हायर लेवल का मैथ्स पता होना चाहिए, जो आपको बहुत बाद में जाके पता चलेगा। तो जब स्क्रॉडिंजर ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके 3 वेरिएबल्स आए, या हम ऐसा बोलते, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स आए। ओके, कोऑर्डिनेट्स। तो इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन थे। इन 3 सॉल्यूशंस को हमने क्या बोला? 3 कोऑर्डिनेट्स। और ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स है वो x, y, z नहीं है। इन 3 कोऑर्डिनेट्स को हमने बुलाया द क्वांटम नंबर। इन 3 कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या बुलाया? क्वांटम नंबर। तो ये था क्वांटम नंबर्स का इंट्रोडक्शन कि क्वांटम नंबर्स एक्चुअली है क्या। तो क्वांटम नंबर्स कुछ नहीं होते, जस्ट इस स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस है वो। यस, और ये क्वांटम नंबर्स क्या बताएंगे? ये आपको जस्ट उन जगहों के बारे में बताएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम है। पॉसिबिलिटी वर्ड इसलिए बार बार यूज कर रहा हूं बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोबेबिलिटी का मीनिंग नहीं पता है। तो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों का मीनिंग सेम ही समझो। ओके, दोनों को मैं अल्टरनेटली यूज करता रहूंगा। तो क्वांटम नंबर्स क्या है? व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? दे आर जस्ट द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन। ये जस्ट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन क्या बताते हैं? ये सॉल्यूशंस असल में इन पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के चांसेस सबसे मैक्सिमम है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन। आपको चाहिए तो आप ये इक्वेशन राइट डाउन कर सकते हैं। यस, तो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया? अभी हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। हमने स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन तो डिस्कस कर लिया, अभी हमें मेन जानना है कि एटम का मॉडल होता कैसा है, एटम दिखता कैसा है। तो फॉर दैट हमें ये देखना पड़ेगा कि ये क्वांटम नंबर्स है क्या। नाउ देखो, अभी इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है। यस, पहले हम क्या कंसीडर कर रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल, और समझ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल ऑर्बिट में घूमता रहता है। बट क्या अभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं। इलेक्ट्रॉन तो अभी एक वेव है, वो ऐसा गोल गोल कैसे घूम सकता है? तो अब तक आपने एटॉमिक मॉडल के बारे में जितनी भी स्टडी की थी सब यहाँ पे रॉन्ग हो गई। अभी साइंटिस्ट ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे? ऑर्बिटल्स में। सी, ऑर्बिट और ऑर्बिटल डिफरेंस। इसे आप एक ऑर्बिट बुलाते हो यानी एक शेल, बट ऑर्बिटल अलग है। ओके, सो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि अभी एक इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो वो शेल्स में नहीं रहता, वो रहता है ऑर्बिटल में। और ऑर्बिटल है क्या? ऑर्बिटल है एक 3 डायमेंशनल स्पेस। ऑर्बिटल क्या है? एक 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, ओके, द प्रोबेबिलिटी सर इससे पिछली स्लाइड में मेरे स्पेलिंग रॉन्ग थी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबल मैक्स है, यानी एकदम मैक्सिमम है, वैसी 3 डायमेंशनल स्पेस को ही आप ऑर्बिटल बुलाते हो। इलेक्ट्रॉन 3D में रहता है, तो वो जो 3D में वो जो जगह है, जिस जगह में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की चांसेस सबसे ज्यादा है, उस जगह को हम ऑर्बिटल बुलाते हैं।
यानी ये एक इलेक्ट्रॉन का घर है। आपका घर क्या है? यस, आप एक फ्लैट में रह सकते हो, या रो हाउस में रह सकते हो, या एक बंगलो में रह सकते हो। यस, तो आपके रहने की जगह है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? तो इलेक्ट्रॉन शेल में नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन रहता है ऑर्बिटल में। जिस तरह हमें इतना बड़ा रूम लगता है, हम थ्री डायमेंशनल रूम में रहते हैं, वैसे भी इलेक्ट्रॉन एक बड़े से रूम में रहता है, और उसी बड़े से रूम का नाम क्या है? ऑर्बिटल। सो अभी आप आज से आप क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन रेसिंग ऑर्बिटल। और हमारे ये जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं, क्वांटम नंबर्स, नाउ याद कर लो, क्वांटम नंबर्स 3 नहीं है, 4 है। हाँ करेक्ट, क्वांटम नंबर्स 3 होते नहीं है, एक्चुअल में कितने हैं? 4 है। बट सर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को तो सर 3 ही सॉल्यूशन। करेक्ट, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन होते हैं, और वो पहले 3 क्वांटम नंबर्स हैं, दैट इज एन, एल, एम। सिर्फ यही तीनों स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन। इसके बाद वाले जो क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम एस से दिखाते हैं, या कई बुक्स में एमएस भी लिखा गया है। ओके, तो दिस 4 ये होते हैं हमारे टोटल 4 क्वांटम नंबर्स। बट इसमें से याद रखो यही 3, ओके, यही 3 स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो हमें इन 4 क्वांटम नंबर्स की स्टडी करनी है, और ये जो चारों के चारों क्वांटम नंबर्स हैं वो असल में इसी ऑर्बिटल को बताते हैं। यानी ऑर्बिटल क्या है? एक 3 डायमेंशनल जगह है। तो इस ऑर्बिटल के अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइजेस होती हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं, और अलग अलग ओरिएंटेशंस होती हैं। ऑर्बिटल के पास क्या क्या है? अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइजेस, अलग अलग साइजेस, अलग अलग शेप, और अलग अलग ओरिएंटेशन। वन मोर टाइम, ऑर्बिटल के पास क्या क्या है? हर एक ऑर्बिटल की जो साइज है वो अलग अलग होती है, उसका जो शेप है वो भी अलग अलग होता है, और उसकी जो ओरिएंटेशन है वो भी अलग अलग होती है। ओरिएंटेशन से मेरा मतलब है वो किस एक्सिस के अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा, या जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो उसकी ओरिएंटेशन भी अलग अलग होती है। तो मैं बार बार ऐसे यहाँ फिंगर्स रखा था, इसका मीनिंग क्या है कि ऑर्बिटल्स के साइज के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल्स का जो शेप होगा उसके बारे में ये क्वांटम नंबर बताएगा, और ऑर्बिटल्स की जो ओरिएंटेशन होगी कि वो एक्स एक्सिस अलोंग है, वाई एक्सिस अलोंग है, या जेड एक्सिस अलोंग है, उसके बारे में ये हमें एम इंफॉर्मेशन देता है। और एस किसके इंफॉर्मेशन देगा ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो क्वांटम नंबर्स के बारे में इतनी एक इंफॉर्मेशन इसे भी राइट डाउन कीजिए, और अभी हम एक एक करके हर एक क्वांटम नंबर को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हो गया? निकाल लिया स्क्रीनशॉट? ओके। तो याद रखो यहाँ पे सारी बातें होती हैं प्रोबेबिलिटी पे, यानी 90% चांसेस कि आप जिस चीज के बारे में बातें कर रहे हैं वहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है। 10% चांसेस के बारे में आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे जितनी भी बातें होगी 90% से होगी। यस, कि 90% चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा और यहाँ पे नहीं होगा। तो जो हमारा सबसे पहला क्वांटम नंबर है उसका नाम है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो लेट मी राइट डाउन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से। तो इससे पहले भी हमने कई बार बहुत सारे फॉर्मूले देखे जिसमें एन का यूज हुआ है। यस, तो वहां भी आप एन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बुला सकते हैं। बोर्ड्स के जितने भी इक्वेशन थे उनके सारे इक्वेशंस में, मोस्ट ऑफ द सारे इक्वेशन में एन कहीं ना कहीं तो आ ही रहा था। यस, तो वहां पे एन क्या था? हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर आप आपके टेक्स्ट बुक्स को देखें तो एन क्या है? तो एन है द नंबर ऑफ शेल। एन क्या बताता है हमें? द नंबर ऑफ शेल, कि किसी एक एटम के पास कितने नंबर ऑफ शेल। जैसे अगर हम एन की वैल्यू 1 रखें तो यानी कि फर्स्ट शेल जिसका नाम क्या होता था के। एन की वैल्यू अगर 2 रखें तो होता था सेकेंड शेल, दैट इज एल। एन की वैल्यू अगर 3 है तो होता था थर्ड शेल, एम। इसी तरह एन की वैल्यू हो सकती थी 4, दैट इज एन। और ऐसे हम जा सकते थे एन इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। ओके, तो ये सारी एन की वैल्यूज हो सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग एन के ये सारे नाम हो सकते हैं। तो इन वैल्यूज को देख के आपको क्या पता चला कि एन की जो वैल्यू है, ओके, वैल्यू ऑफ एन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। एन की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है? एक पॉजिटिव इंटीजर होती है। यस, और इंटीजर्स में 0 भी आता है तो एन की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। तो यही कुछ कंडीशंस है एन की वैल्यू पे, कि एन की वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, सिंपल एक नेचुरल नंबर होगी। यस, नेचुरल नंबर में तो 0 भी नहीं आता। तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है? सिर्फ नेचुरल नंबर्स हो सकती है। बट हमारे बुक में ऐसा लिखा जाता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो एन की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर होती है,
यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स, बट एन की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, और उसके अकॉर्डिंग एन के ये सारे नाम है। बट एन एक्चुअल में बताता क्या है? एन आपको बताता है कि किसी के पास कितने नंबर ऑफ शेल है। अगर मैं आपको कोई भी एलिमेंट दे दूं तो उसके पास कितने नंबर ऑफ शेल होंगे वो आपको यहां से पता चलेगा। ये सारी बातें अब तक हमें पता थी, हम प्रीवियस स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं। बट असल में एन इंफॉर्मेशन देता है द साइज ऑफ ऑर्बिटल। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? द साइज ऑफ ऑर्बिटल। सी इलेक्ट्रॉन शेल में थोड़ी ना रहता है, इलेक्ट्रॉन वेव है, वेव ऑर्बिटल में रहेगी। ऑर्बिटल एक 3D जगह, 3 डायमेंशनल जगह है, तो उस जगह की जो साइज होगी कि वो जगह कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, तो उस जगह की इंफॉर्मेशन हमें एन देता है ना। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा होगा बिकॉज मैं एक ही साथ दो चीजों की बात कर रहा हूँ। तो सी फ्रेंड्स, हुआ क्या, अगर आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देखें तो तुरंत ऑर्बिटल वाली जो कंसेप्ट है वो समझ में नहीं आती, बिकॉज अब तक आपने 8, 9, 10 में यही सीखा है कि एटम्स में शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, उनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और वहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यस, ये सारी कंसेप्ट आप 8, 9, 10 में आपने सीखी होगी, और तुरंत से मैं आपकी पूरी कंसेप्ट को अगर चेंज करने लगूंगा तो आपको काफी कंफ्यूजन होगा। तो इसी की वजह से जब भी आपको इस में नहीं कोई भी अगर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सिखाता है तो हम यहाँ पे एक्चुअली दो थेरीज को सीखते हैं। पहली थेरी आपकी वही पुरानी वाली है कि अब भी आप यही समझो कि इलेक्ट्रॉन शेल में घूम रहा है। शेल के अंदर क्या है? सब शेल्स है, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स है, और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है। यही आपकी पुरानी वाली कंसेप्ट है, इसी को ध्यान में रखिए। और उसके बाद मैं बताऊंगा द एक्चुअल मीनिंग, ओके, कि क्वांटम नंबर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है जो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग है, तो वो मीनिंग भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोनों थेरीज को आपको साथ में लेके चलना है, बिकॉज दोनों ही थेरी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहली थेरी आपको ये क्वांटम नंबर समझने के लिए है, और दूसरी थेरी इसलिए है ताकि इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है वो सॉल्व हो पाए। तो समझने के लिए क्या समझोगे? एन क्या है? नंबर ऑफ शेल। वेरी गुड। बट एक्चुअल में हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? ऑर्बिटल के साइज की। और ऑर्बिटल के साइज के साथ ये बताता है हमें एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। साथ ही साथ ये हमें ऑर्बिटल की क्या बताता है? साइज तो बताता ही है, उसके साथ एनर्जी भी बताता है। यानी अगर आप ऐसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होती है, एज वेल एज जो साइज है वो भी इंक्रीज हो रही है। यानी अगर आप n की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, n की वैल्यू 2 है तो साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, n की वैल्यू 3 है तो ऑर्बिटल का साइज और भी बड़ा हो गया। तो ये n किसके बारे में बताता है? हमें साइज के बारे में बताता है। उसी के साथ एनर्जी के बारे में भी ये बताता है। जैसे n की वैल्यू 1 है तो एनर्जी सबसे कम होगी, n की वैल्यू 2 है तो एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी, n की वैल्यू 3 है तो एनर्जी और भी बढ़ गई। यस, n की वैल्यू 4 है तो n इसकी एनर्जी इन तीनों से ज्यादा रहेगी। करेक्ट? तो ये साइज के बारे में भी बताता है और ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में भी बताता है। ये एक्चुअल में भी समझने के लिए क्या समझोगे कि n बताता है नंबर ऑफ शेल। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसे नोट डाउन कीजिए क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। तो जितनी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दी है हम वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, उसमें का कुछ कोई भी पॉइंट यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर सेकंड क्वांटम नंबर। ओके, सेकंड क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल। आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, एजीम्यूथल या एजीम्यूथल। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। नाउ इट इज डिनोटेड बाय एल। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से दिखाते हैं। नाउ इसका सिर्फ एक ही नाम नहीं है, इसके और 2-3 नाम है। जैसे कि इसका दूसरा नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसका और एक नाम है सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ऐसे इसके 3 नाम हैं। तो पहला नाम एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकंड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और थर्ड सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ऐसे 3 नाम है इसके। तो ये एल बताता क्या है? तो जिस तरह मैंने बताया था कि एन हमें बताता है शेल के बारे में। स्कूल्स में आपने ये थ्योरी आपको याद ही होगी। एल किसके बारे में बताएगा? सब शेल्स के बारे में। यस, स्कूल्स में आपने ये सीखा है कि पहले शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो समझ लो एटम एक बिल्डिंग है। एटम क्या है? बिल्डिंग है ना। बिल्डिंग में आप रह रहे हो,
और आप कौन हो? इलेक्ट्रॉन। तो आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो वो एटम हो गया और आप हो इलेक्ट्रॉन। तो मुझे अगर आपके बारे में बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं, यानी एटम में कितने शेल्स हैं, करेक्ट। फिर शेल तक आ गए। शेल्स में क्या होते हैं? सब शेल्स। यस, एक फ्लोर होगा उसमें नंबर ऑफ फ्लैट्स तो होंगे ना, तो वो फ्लैट्स क्या हो गए? हमारे सब शेल्स। नाउ फ्लैट्स के अंदर आप जाओगे तो फ्लैट के अंदर क्या मिलेगा आपको? रूम्स। तो रूम्स क्या है? हमारे ऑर्बिटल्स। रूम्स क्या है? हमारे ऑर्बिटल्स। और आप किस रूम में हो, यानी आप किस ऑर्बिटल में हो, तो वो आपको यहाँ पे सिर्फ बताना है। तो फ्लोर, फ्लोर के अंदर फ्लैट, फ्लैट के अंदर रूम, और रूम के अंदर कौन होता है? आप, यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आपको एटम का स्ट्रक्चर याद रह सकता है कि पूरे एटम को एक बिल्डिंग मानो। एटम के अंदर होते हैं शेल, यानी बिल्डिंग के फ्लोर्स। शेल के अंदर होता है सब शेल, यानी एक फ्लोर की नंबर ऑफ फ्लैट। सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, यानी फ्लैट के अंदर के रूम्स। और रूम्स में होता है इलेक्ट्रॉन, यानी ऑर्बिटल, रूम्स में होते हो आप, यानी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप ये चीजें याद कर सकते हो। तो ये चीज आपको जस्ट याद करनी है, अ बिल्डिंग। ओके, तो एल हमें किसके बारे में बताता है? सब शेल के बारे में। बट एल की जो वैल्यू है ना वो एन पे डिपेंड करती है। ओके, एल सारी वैल्यूज नहीं ले सकता, एल की वैल्यूज एन पे डिपेंड करती है। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि एल एक्चुअल में हमें क्या बताता है। सो एल टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। समझने के लिए या समझो, समझने के लिए, थ्योरी के अकॉर्डिंग समझने के लिए एल बताता है सब शेल के बारे में। एक्चुअल में ऑर्बिटल के बारे में बताता है। क्या बताता है ऑर्बिटल के बारे में? कि ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहते हैं मान लिया, एन से आपको पता चला उस ऑर्बिटल का साइज। बट ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है इसका कोई शेप तो होगा। यस, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है। एक्चुअल में ये 3 डायमेंशनल स्पेस दिखते कैसे हैं, तो उसका शेप क्या है? वो शेप हमें बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो देखो यहाँ पे एल की वैल्यूज लिखता हूं मैं, उसके अकॉर्डिंग नेम्स लिखता हूं और उसके अकॉर्डिंग उनका शेप लिखता हूं। तो एल की वैल्यू स्टार्ट होती है 0। सी, एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बट एल की वैल्यू 0 हो सकती है। सो एल की वैल्यू अगर 0 है उसका मतलब एस सब शेल है। अगर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर एल की वैल्यू 0 है मतलब एच सब शेल, 1 है यानी कि पी सब शेल, 2 है यानी कि डी सब शेल, 3 है यानी कि एफ सब शेल, 5 है यानी कि जी सब शेल, एंड 4 है यानी कि जी सब शेल, एंड 5 है यानी कि एच सब शेल। तो अब तक आपने याद किया होगा कि एस पी डी एफ जस्ट यही 4 सबशेल्स होते हैं। बट जी और एच वाले भी सबशेल्स हैं, बट अब तक ऐसा कोई आइटम डिस्कवर नहीं हुआ जिसके इलेक्ट्रॉन्स जी और एच में है, इसलिए हम इन दोनों को डिस्कस नहीं करते। बट ये दोनों भी है वहां पे। ओके, ऐसा नहीं है कि ये दोनों नहीं होंगे, है, बट अब तक कोई इलेक्ट्रॉन वहां तक गया नहीं है और ऐसा कोई एलिमेंट भी नहीं मिला। तो एल के वैल्यू के अकॉर्डिंग सबशेल के जो नाम है वो यहाँ पे मैंने लिख दी। याद रखो ये किसके नाम है? दिस आर द नेम ऑफ दी सबशेल्स। तो आपके पास एस पी डी एफ यही 4 सबशेल्स अब तक हो सकते हैं। एस का शेप कैसा होगा? तो एस का जो शेप है दैट इज स्पेरिकल। स्पेरिकल, स्पेरिकल पता है ना आपको, एकदम फुटबॉल की तरह। तो ये होता है द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। दिखने में सर्कल है बट ये इसे 3 डायमेंशनल इमेजिन करो, फुटबॉल की तरह। तो ये फुटबॉल की तरह दिखता है हमारा एस ऑर्बिटल। यस, पी, तो पी का जो शेप है वो डंबल की तरह है। यस, जिम वाला डंबल नहीं, मैं दिखाता हूं आपको इस तरह ना। अगर आप देखें तो आपके टेक्स्ट बुक्स में इसी तरह की डायग्राम दी है, बट एक्चुअल में जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं। जब नोटबुक में आप ड्रॉ करोगे तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज द शेप ऑफ दी पी ऑर्बिटल। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप देखो तो ये डंबल की तरह दिखता भी है। इस डंबल की तरफ यहाँ भी है, यहाँ भी 2 लोब्स होते हैं और बीच में एक स्टिक होती है जिसे आप पकड़ते हो। तो क्योंकि ये डंबल की तरह ही दिखता है, इसका शेप क्या, नाम क्या रख दिया हमने? डंबल। तो पी का जो शेप है वो कुछ इस तरह से होगा। हाँ, ड्रॉ करने के लिए आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, दोनों सेम ही है। यस, जस्ट अलग अलग तरीके हैं डंबल को निकालने के। ये निकालो या फिर ये निकालो, नो प्रॉब्लम। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी नोटबुक में डायग्राम निकाली जाती है पी की तो वो ये होती है। टेक्स्ट बुक्स में ये डायग्राम दी जाएगी बट नोटबुक्स में आप यही डायग्राम निकालोगे। क्यों निकालोगे ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। फिर डी का शेप कैसा है?
तो डी में होते हैं डबल डंबल, डी में क्या है डबल डंबल। डबल डंबल यानी कि देखो पी में बना दिया एक डंबल, तो डी में बनाओ ये एक डंबल और ये दूसरा डंबल, यस सी एक डंबल दूसरा डंबल, तो डबल डंबल। तो डी का जो शेप होता है वो होता है डबल डंबल। और एफ, तो एफ का शेप होता है लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो यहाँ पे लिख दो कॉम्प्लिकेटेड शेप, कॉम्प्लिकेटेड शेप। सी इसके शेप में 8 फोल्ड्स आपको मिलेंगे, यस यानी यहाँ पे देखो फोल्ड्स के हम लोब्स बुला लेते हैं, ये जो है इन्हें हम लोब्स बुलाते हैं, दीज आर नोन एज लोब्स। ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ये 1 2 3 4 4 लोब्स। तो उसी तरह अगर आप एफ में देखो तो एफ में टोटल 8 लोब्स होते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट कभी पूछा नहीं जाता, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आपको क्या याद रखना है, एस का शेप कैसा है स्फेरिकल, एकदम गोल फुटबॉल की तरह। टी का शेप कैसा है डंबल की तरह, यस। डी का शेप दो डंबल की तरह, यस। ऐसे कैसे कर रहे थे, अभी दूसरा डंबल भी एक ही हाथ में रख दो और ऐसे करो, तो डी का शेप कैसा है डबल डंबल की तरह। तो इस तरह हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें ऑर्बिटल के शेप के बारे में, तो उसके अलग अलग वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसके क्या क्या नाम पॉसिबल है और उसके किस नाम के अकॉर्डिंग उसका क्या क्या शेप होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। बट इससे स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि एल की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एन पे। एन डिसाइड करेगा कि एल की क्या क्या वैल्यूज होगी ना, वो कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, डन, ओके। सो लेट मी रीड, ओके। तो देखते हैं किस तरह एन डिसाइड करेगा एल की वैल्यू, एन किस तरह डिसाइड करेगा एल की वैल्यू। नाउ याद रखो कि एल की जो वैल्यू है वो 0 से n-1 तक जाती है। ये फॉर्मूला आपके नोट्स में जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एल की वैल्यू गोज फ्रॉम 0 टू n-1। एन की जो भी वैल्यू होगी उसमें से -1 करो, तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और उस नंबर तक जाना है। जैसे एन की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, तो एल की वैल्यू क्या होगी 0, करेक्ट, 0 और 1 - 1 0। तो इस केस में एल की वैल्यू सिर्फ 0 ही हो सकती है, यस। अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू उस केस में क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ 0 ही होगी। और सिर्फ 0 का मतलब क्या है, तो 0 का मतलब होता है एस, यानी कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सबशेल होता है एस, यस। पहले शेल में सिर्फ एक ही सबशेल होगा 1s। उसी तरह अगर आप n की वैल्यू 2 है, यानी हम सेकंड शेल की बात करें, तो यहाँ पे रखो 2 - 1 1 होगा, तो l की वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी, यानी l की वैल्यू 0 भी होगी और l की वैल्यू 1 भी होगी। समझ में आया कि n की जो वैल्यू है उससे एक कम तक हमें जाना है, 0 से स्टार्ट करना है और n की n-1 करना है। तो n की वैल्यू क्या थी 2 - 1 करो 1, तो 0 से काउंट करके 1 तक आना है, तो 0 और 1। 0 का मतलब क्या होगा s और 1 का मतलब क्या होगा p। याद रखो, ये दिमाग में छाप लो, प्रिंट कर लो कि व्हेन l इज 0 s उसकी वैल्यू होती है s, 1 की p की वैल्यू क्या होगी 1, d की वैल्यू क्या होगी 2, f की वैल्यू क्या होगी 3। ये चारों वैल्यूज दिमाग में छाप लो कि l की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से और उसके अकॉर्डिंग s p d f की वैल्यू क्या क्या होगी, ये आपको याद रखना है। बिकॉज एमसीक्यूज के टाइम अगर आपको ये याद नहीं होगा तो काफी देर लगेगी एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो उन तीनों वैल्यूज को या उन चारों वैल्यूज को दिमाग में एकदम प्रिंट कर लेना है, ओके। तो इससे हमें पता क्या चला, इससे पता चला कि सेकंड शेल में 2 सबशेल्स हैं, एक 2s और एक 2p, यस। अगर आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी होगी तब आपको ये पता है 2s 2p, सेकंड शेल में 2 सबशेल्स होते हैं, यस। थर्ड, अगर n की वैल्यू 3 है तो 3 में से 1 निकालो 2, तो 0 से स्टार्ट करना है और 2 तक जाना है, यानी यहाँ पे l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 भी हो सकती है। 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे एक सबशेल s होगा। 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे एक सबशेल p होगा। और 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सबशेल d भी होगा, यानी यहाँ पे 3 सबशेल पॉसिबल है, 3s 3p एंड 3d। तो थर्ड ऑर्बिटल के पास 3 सबशेल है। उसी तरह आप निकाल लो n = 4। अगर n की वैल्यू 4 है, चलो n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है 4 - 1 3,
तो 0 से काउंट करना है और 3 तक जाना है। तो 0 है यानी कि S है, 1 है यानी कि P है, 2 है यानी कि D है और 3 है यानी कि F है। तो यहाँ पे 4S, 4P, 4D एंड 4F ऐसे 4 सबशेल्स पॉसिबल है। तो इस तरह n की वैल्यू डिसाइड करेगी कि उस शेल में कितने नंबर ऑफ सबशेल्स, n क्या डिसाइड करता है कि शेल में कितने नंबर ऑफ सबशेल्स हैं। जैसे पहले शेल में एक ही सबशेल है, दूसरे शेल में 2 सबशेल, तीसरे शेल में 3 सबशेल्स और चौथे शेल में 4 सबशेल्स। यहाँ पे आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला मिलता है कि नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल, एक शेल में कितने नंबर ऑफ सबशेल्स है कैसे बताओगे? सो इट इज इक्वल टू n। यस, इट इज इक्वल टू n। n यानी कि नंबर ऑफ शेल, शेल का जो नंबर होगा उस शेल में उतने ही नंबर ऑफ सबशेल्स। जैसे शेल का नंबर अगर 1 है तो उसमें एक ही सबशेल, शेल का नंबर 2 है तो उसमें 2 सबशेल, शेल का नंबर 3 है तो उसमें 3 सबशेल और अगर शेल का नंबर 4 है तो उसमें 4 सबशेल। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि 5, तो 5 के लिए क्या होगा? तो 5 के लिए आपकी वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4, करेक्ट? यानी यहाँ पे S, P, D, F ये चारों वैल्यूज होगी। फिफ्थ वैल्यू इसलिए नहीं लिख रहा हूं बिकॉज अब तक ऐसा कोई एटम ही नहीं आया। यस, अब तक ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं आया है जिसके पास G सबशेल हो। तो यहां भी 5 के केस में भी आपको 4 ही ऑर्बिटल्स मिलेंगे, दैट इज 5s, 5p, 5d एंड 5f। क्यों? बिकॉज G वाला जो है वो अब तक डिस्कवर नहीं हुआ। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया ये 4 तक तो करेक्ट है बट उसके आगे करेक्ट नहीं। उसके आगे आप क्या देखोगे कि 5 में भी 4 ही सबशेल है, 6 में 4 ही सबशेल्स है, 7 में भी 4 ही सबशेल। क्यों? बिकॉज उनके आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए। यस, या आगे वाले जो एलिमेंट है वो डिस्कवर नहीं होंगे। बट अगर डिस्कवर होते हैं देन उस केस में ये लॉ हमेशा करेक्ट ही रहेगा। यस, अगर आगे जाके आपको ऐसे एलिमेंट मिलते हैं जहां पे G ऑर्बिटल भी है या G सबशेल भी है तो उस केस में ये लॉ तब भी करेक्ट ही रहेगा कि शेल का जो नंबर होता है उस शेल में उतने ही नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे। जैसे 5 में एक्चुअल में 5 ही सबशेल्स चाहिए बट ये अब तक यूज नहीं हुआ इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, अदरवाइज हम लिख देते। तो ये आपको समझ में आ गया? ओके। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं राइट डाउन करूंगा, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया शेल और सबशेल का क्या रिलेशन है? तो एल हमें बताता है सबशेल के बारे में समझने के लिए। एक्चुअल में एल क्या बताता है? तो एक्चुअल में एल बताता है शेप के बारे में कि ये जो 3D जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसका शेप कैसा है। तो एस का मतलब स्फेरिकल, पी का मतलब डम्बल, डी का मतलब डबल डम्बल और एफ का मतलब, एफ का कॉम्प्लिकेटेड होता है इसलिए डिस्कस नहीं किया। ओके ना, जैसे कि मैंने बताया था कि हाँ यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था, नोट डाउन कर लिया ना? हाँ, उसके आसपास 2-3 बॉक्स बनाओ, रेड पेन से उसे मार्क कर लो और उस फॉर्मूले को अच्छे से याद करो बिकॉज पूरे लेसन में और एमसीक्यू के टाइम, हाँ ये लेसन अभी नेक्स्ट एक लेक्चर में तो खत्म हो जाएगा या नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। तो जब मैं एमसीक्यू लूंगा, एमसीक्यू में यहाँ पे मैं जितने फॉर्मूलेस दे रहा हूँ ना उन सब पे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये वाला लेक्चर तो एमसीक्यू के पहले देख ही लो। यस, ओके ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला राइट डाउन कीजिए, दैट इज फॉर दी एंगुलर मोमेंटम कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी सब शेल में है, हाँ ये रहने दो ऐसा ही। एन का मतलब शेल, एल क्या बताता है? तो एल बताता है सब शेल के बारे में और एम क्या बताता है? एम बताता है कि शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स जहां एक्चुअल में आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी सब शेल में है तो सब शेल में उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम आप कैसे लोगे? तो एंगुलर मोमेंटम के यहाँ पे फॉर्मूला है h/2 पाई अंडर रूट L इंटू L प्लस 1। क्या फॉर्मूला है? h/2 पाई अंडर रूट L इंटू L प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का। तो अगर एक बार आपको L की वैल्यू दे दूं तो उसे इस फॉर्मूले में पुट करो और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर मैं पूछूं कि कोई इलेक्ट्रॉन P में है, P सबशेल में है, तो बताओ उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी? सिंपल है, P के केस में L की वैल्यू कितनी होती है? 2 या 1? याद करो ठीक से, जल्दी जल्दी याद करो।
p के केस में एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है 1, करेक्ट। s की वैल्यू होगी 0, तो p की वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ पे l की वैल्यू 1 पुट करो तो देखो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो 2√2 हो जाएगा ये, करेक्ट। तो आपका आंसर आएगा h/2π√2। यस, देन आप इस 2 को ऐसे लिख सकते हो कि 2 का मतलब क्या है √2 × √2। 2 का मतलब क्या होता है √2 × √2। कैसे, देखो सी जब आपके पास दो रूट्स में टर्म है जो मल्टीप्लीकेशन में है, तो रूट के अंदर के नंबर देखो, अगर रूट के अंदर के नंबर सेम है तो ऐसे दो रूट्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। मैथ्स का रूल है ये कि रूट्स में जब भी मल्टीप्लीकेशन हो तो रूट्स के अंदर वाले नंबर देख लेने हैं। अगर नंबर सेम हो तो क्या होता है उस केस में रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 एज इट इज आएगा। बट अगर रूट नंबर सेम नहीं होते तो जस्ट उन दोनों नंबर में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये एक √2 ये एक √2 कैंसिल हो गया और आपका आंसर आया h/√2π। यस, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है। ओके, तो इस तरह से आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो और इस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। नीट एग्जाम में ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे भी रेड पेन से मार्क कर लो, हो गया। इसलिए इसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। ओके, एल इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे दूसरा क्वांटम नंबर भी डिस्कस हो गया। अभी बारी है द थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से दिखाते हैं और कई बुक्स में इसे m1 लिखा गया है। यस, कि मैंने बताया था 4 क्वांटम नंबर है, तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो m होता है और स्पिन क्वांटम नंबर को भी कुछ बुक्स में m से ही दिखाया गया है, बट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m1 लिखते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर के लिए हम लिखते हैं ms इन सम बुक्स। यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से दिखाऊंगा और स्पिन क्वांटम नंबर को s से दिखाऊंगा। आपके बुक्स में जो वैल्यूज जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं आप उसके अकॉर्डिंग यूज कीजिए। ओके, सो व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताएगा ऑर्बिटल्स के बारे में। यस, क्या बताया था? शेल के अंदर सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स और जहां पे एक्चुअल में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यस, तो थ्योरी समझने के लिए ये याद रखो, बट एक्चुअल में n क्या बताता है? n एक्चुअल में बताता था साइज, n एक्चुअल में क्या बताता था? साइज। l क्या बताता था? l बताता था ऑर्बिटल का शेप और m क्या बताएगा? m बताएगा हमें ओरिएंटेशन। क्या बताएगा? ओरिएंटेशन। कि जो ऑर्बिटल है साइज पता चल गई, ओके, शेप भी पता चल गया, अभी पता लगानी है ओरिएंटेशन। यानी ये जो हमारे ऑर्बिटल है, ये जो 3 डायमेंशनल जगह है, ये x एक्सिस में है, y एक्सिस के अलोंग है या z एक्सिस के अलोंग है, ये किस एक्सिस के अलोंग रहेगी? तो वो ओरिएंटेशन कौन बताता है आपको? m बताता है। बट ये एक्चुअल मीनिंग है, समझने के लिए क्या समझो, m आपको बताता है ऑर्बिटल के बारे में कि शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, वो ऑर्बिटल्स के बारे में आपको m से पता चलेगा। ओके, ना ये याद रख लो कि m की जो वैल्यू है वो जाती है -l से +l तक। ओके, द वैल्यू ऑफ m गोज फ्रॉम -l टू +l। यस, तो l की जो भी वैल्यू होगी तो नेगेटिव नंबर से स्टार्ट करना है और +l तक आते रहना है। जैसे कि सपोज यहाँ मैं l की वैल्यू लिखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे m की वैल्यू लिखेंगे। ओके, तो देखो सपोज l की वैल्यू क्या है? 0 है। अगर l की वैल्यू 0 है उस केस में m की वैल्यू भी 0 होगी, यानी यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है। यस, तो याद रखो l की वैल्यू 0 का मतलब जो हमारा शेल है या सब शेल है वो क्या है? s। तो s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल आता है, s में क्या आता है? एक ही ऑर्बिटल। अभी आपको ऑर्बिटल का तो शेप पता है, स्फेरिकल होता है। यस, बट हर वक्त हम उतने बड़े बड़े शेप ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ऑर्बिटल्स को दिखाने का और एक सिंपल तरीका है एक बॉक्स। यस, ये एक सिंपल तरीका है, हमेशा आप उतने बड़े बड़े शेप तो नहीं निकाल पाओगे ना। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि अगर आपको ऑर्बिटल ड्रॉ करने हैं तो बुक में ड्रॉ करो ऐसे बॉक्स। तो एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? सिर्फ एक। चलो, तो m देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता रहा है, 0 का मतलब 0 ऑर्बिटल नहीं है, 0 एक वैल्यू है, जस्ट एक वैल्यू, ये एक वैल्यू है, तो एक ऑर्बिटल।
वैल्यूज पे ध्यान देना है। अगर एल की वैल्यू 1 हुई तो एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, -l से +l तक। यानी एल की वैल्यू अगर 1 है तो -1 से +1 तक आना है। तो -1, 0 एंड +1। कितनी वैल्यूज है यहाँ पे, कितनी वैल्यूज है, 1 2 3। तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पे। यस, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। तो 1 का मतलब होता है p। तो p सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स। तो m आपको एक्चुअल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। ये थ्योरी के लिए तो करेक्ट है, बट एक्चुअल में आपको ओरिएंटेशन बताएगा, यानी जो ऑर्बिटल है ये किस डायरेक्शन में ना, वो कैसे, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। सपोज L की वैल्यू अगर 2 है तो 2 का मतलब हम D सबशेल की बात कर रहे हैं। यस, तो M की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, L की वैल्यू अगर 2 है तो -2 से +2 तक वैल्यू जाएगी। तो -2, -1, 0, +1 एंड +2। हाँ, +1 और +2 के केस में वो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। आज के लेक्चर में अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो फ्रेंड्स क्वांटम नंबर ये टॉपिक आपके लिए काफी हार्ड रहेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है नोट्स को अच्छे से बनाइए, 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, तो डी के पास कितने ऑर्बिटल्स है, वैल्यू गिनिए। ओके, वैल्यू क्या है वो नहीं देखनी आपको, जस्ट ये नंबर्स पे ध्यान नहीं देना है, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है वो चेक करो। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 वैल्यूज है, यानी कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, 5। तो 1 2 3 4 5। ओके, वैल्यूज -2 -1 0 1 2, इन पे ध्यान नहीं देना। कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है, कितने नंबर है यहाँ पे, उन पे ध्यान देना है। तो 5 नंबर है यानी कि 5 ऑर्बिटल्स, 3 नंबर यानी 3 ऑर्बिटल्स, 1 नंबर, 0 भी क्या है, एक नंबर है, तो 1 नंबर का मतलब 1 ऑर्बिटल। तो 0 का मतलब 0 ऑर्बिटल मत समझना, कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन करते हैं। एफ में बताओ, अभी एफ में क्या होगा, तो एल की वैल्यू 3 होती है एफ के लिए, 3 है यानी कि एम की वैल्यू जाएगी -3 से, सॉरी -3 से +3 तक। तो -3 -2 -1 0, देन 1 2 3, करेक्ट। तो देखो 4 + 3 कितना होते हैं, 7। तो यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। तो ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो एफ सबशेल है उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, तो 7 ऑर्बिटल है। तो समझने के लिए ये समझो कि एम क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। कि आपका ये जो सबशेल है, इस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल रहेंगे, डी में 5 ऑर्बिटल है और एफ में कितने हैं, 7 ऑर्बिटल। अभी सर ये याद कैसे रहेगा, मैंने क्या बोला, एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल। 1 3 5 7 सबके सब क्या है, ऑड नंबर। तो याद रखो कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है उसके लिए ट्रिक क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर्स को तो याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में वैसे भी लिख सकते हो, और ये ऑर्डर तो आपको याद ही रहती है, SPDF। यस, क्या है ऑर्डर, SPDF। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको, ये भी नोट डाउन कर लो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू द ऑड नंबर। तो समझने के लिए हमने ये समझ लिया, सॉरी थ्योरी के लिए हमने ये समझ लिया कि m नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, बट एक्चुअल में ये क्या बताएगा, एक्चुअल में ये बताएगा कि हमारा जो ऑर्बिटल है उसकी ओरिएंटेशन कैसी होगी। जैसे यहाँ पे देखो, s के केस में एक ही ओरिएंटेशन है। यस, सी s का शेप कैसा होता है, s का शेप होता है स्फेरिकल। तो मुझे बताओ एक स्फीयर को आप स्पेस में किस तरह से रखो, कैसे भी घुमाओ उसे वो एक ही तरह से दिखेगा। यस, कहां से भी स्फीयर को देखो एक ही तरह से दिखता है, वो एक ही जैसा दिखता है। तो इसका मतलब स्फीयर को आप 3D स्पेस में एक ही तरह से रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे उसकी ओरिएंटेशन जो है वो एक ही है। यस, इसलिए यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल। देन पी का जो शेप था, पी का शेप बताओ मुझे, डबल डंबल। तो डबल डंबल में 3 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि वो एक्स एक्सिस के अलाउंग है, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो वाई एक्सिस के अलाउंग हो सकता है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी px, px का मतलब कि वो ऑर्बिटल जो एक्स एक्सिस के अलाउंग है। देन ये जो दूसरा ऑर्बिटल है उसका नाम है py,
py यानी वो ऑर्बिटल जो z एक्सिस के सॉरी y एक्सिस के अलोंग है, और फिर यहां से आती है तीसरी एक्सिस दैट इज द z एक्सिस। तो एक p ऑर्बिटल इस z एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल जो है वो x y z तीनों एक्सिस के अलोंग हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स आए, 3। तो एक्चुअल में m क्या बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में, कि आपका ये जो ऑर्बिटल है वो कितने अलग अलग एक्सिस के अलोंग हो सकता है, उसकी कितनी अलग अलग ओरिएंटेशन हो सकती है, उसका नंबर वो यहाँ पे बताता है। जैसे स्फीयर को एक ही तरीके से आप स्पेस में रख सकते हो, तो ऑर्बिटल कितना बना, एक। p को 3 तरीके से आप रख सकते हो, x y z, तो 3 ऑर्बिटल। वन मोर थिंग, इनका और इनका कोई रिलेशन नहीं। समझने के लिए समझ सकते हो कि यहां से आपको ये 3 वैल्यूज मिले। एक्चुअल में इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, बुक में भी ये लिखा गया है कि इन तीनों का कोई रिलेशन नहीं, बट समझने के लिए ये सारी चीजें तो याद करनी है, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो हम रिलेशन के लिए यही मानेंगे कि इन तीनों का मतलब ही 3 ऑर्बिटल है, ये समझने के लिए, बिकॉज इस चीज को याद करना है। यस, याद कैसे करोगे, कुछ तो रिलेशन बिठाना पड़ेगा ना। तो रिलेशन क्या बिठाओगे कि ये जो नंबर्स हैं उस नंबर्स के बेसिस पे हमें ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिले हैं। डी के तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। पहला है डी एक्स वाई, फिर डी वाई जेड, फिर डी एक्स जेड, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाला जो है वो है डी जेड स्क्वायर। यस, इसमें अगर आप देखोगे तो पहले 4 जो है उन सबका जो शेप है वो सिमिलर है, जस्ट डी जेड स्क्वायर का जो शेप है वो थोड़ा सा अलग है। मैं इनके नाम ऐसे क्यों पड़े हैं, बिकॉज ये उस प्लेन में, जैसे डी एक्स वाई अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह दिखता है। तो देखो ये y एक्सिस, ये y डैश, दिस इज अवर x एक्सिस एंड दिस इज x डैश। तो अगर आप डी एक्स वाई यानी d का पहला ऑर्बिटल देखें तो वो कुछ इस तरह है। d का शेप कैसा होता है, डबल डम्बल ना। तो देखो ये दिस इज नोन एज द डी एक्स वाई। उसी अकॉर्डिंग तो ये देखो इस प्लेन को हम क्या बुलाते हैं, इस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन बुलाते हैं। तो क्योंकि डी के सारे जो लोब्स हैं इन्हें हम क्या बुलाते हैं, लोब। तो क्योंकि डी के सारे लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इसका नाम पड़ा डी एक्स वाई। डी वाई जेड में क्या होगा, जो चारों लोब्स होंगे वो वाई और जेड प्लेन में होंगे। डी एक्स जेड में क्या होगा कि जो चारों लोब्स है वो एक्स और जेड प्लेन में होंगे। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में क्या हुआ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में ये जो चारों लोब्स हैं वो डायरेक्ट एक्सिस पे आ जाते हैं, यानी इसे थोड़ा घुमाओ और डायरेक्टली इस एक्सिस पे वो लोब्स आ जाएंगे। और डी जेड स्क्वायर में तो ऐसा होता है कि सपोज ये जेड एक्सिस, सपोज मानने के लिए समझो जेड एक्सिस ऐसे होती है, सपोज कंसिडर, तो ये जेड एक्सिस, तो एक लोब ऐसा होता है और जो दूसरा लोब था ना वो कुछ ऐसा हो जाएगा। यस, डी के पास 2 डंबल्स होते हैं, तो ये पहला डंबल और जो दूसरा डंबल है उसने ऐसे यहाँ पे एक रिंग बना ली, तो ये भी डी ऑर्बिटल ही है। हाँ, याद रखो कि हमने यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स तो बना ली, बट इससे इनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। इन तीनों की जो एनर्जी है वो सेम है, डी में भी इन 5 की जो एनर्जी है वो सेम है। यस, बट क्या इन ऑर्बिटल्स की और इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, क्या पी के जो ऑर्बिटल्स थे और डी के जो ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी सेम है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। पी वालों की अलग एनर्जी होगी, डी वालों की अलग एनर्जी होगी। बट डी सबशेल के अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है तो इन 5 की एनर्जी एक दूसरे को सेम होती है, तो इन्हें हम बुलाते हैं डी जनरेट। इन्हें हम क्या बुलाते हैं, डी जनरेट। डी जनरेट का मतलब होता है कि अगर किसी चीज के पास इक्वल एनर्जीज हो, तो इन 5 के पास इक्वल एनर्जीज है, इन तीनों के पास इक्वल एनर्जी, इन 7 के पास इक्वल एनर्जीज होती है, तो इन सबको हम क्या बुलाते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि क्वांटम नंबर के एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। थ्योरी के लिए समझो कि n बताता है शेल्स, शेल में होते हैं सब शेल्स जो हमें L से पता चले, शेल्स में होते हैं ऑर्बिटल्स जहां पे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मिले। तो m क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि किस शेल में कितने नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे, सॉरी किस सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, ये हमें m से पता चला। बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन 3D जगह में रहता है जिसे हम क्या बुलाते हैं, ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन एक 3D स्पेस में रहता है, जिस तरह हम एक रूम में रहते हैं, तो रूम क्या है, एक 3D जगह। आपके रूम का शेप कैसा है, क्यूबॉइडल। आपका रूम देखो क्यूब की तरह दिखता है या क्यूबॉइड होगा। यस,
तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन जहां रहता है वो ऑर्बिटल, उसका जो साइज है वो n बताता है, उसका जो शेप है वो l बताता है, और उसकी जो ओरिएंटेशन है कि वो x एक्सिस अलोंग है, y एक्सिस अलोंग है, वो हमें m बताता है। यस, तो ये साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वाला मीनिंग है, ये भी आपको याद रखना है, और इस लेसन को समझने के लिए ये वाला मीनिंग आपको याद रखना है। तो इस तरह हमने चारों क्वांटम नंबर डिस्कस कर लिए। अभी बात करते हैं द लास्ट क्वांटम नंबर की, बट लास्ट क्वांटम नंबर से पहले मैं एक साथ n, l, m की वैल्यूज लिख देता हूँ कि n की अगर वैल्यू होगी तो उसके अकॉर्डिंग l की क्या वैल्यू होगी, और l की वैल्यू के बेसिस पे m की वैल्यू क्या आएगी। तो तीनों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू एक बार हम बोर्ड पे लिख लेते हैं, और मैं भी मतलब आप भी खुद ट्राई कीजिए कि मुझसे पहले आपका हो जाए। यस, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। क्या करना है, बुक लो, एकदम नया पेज ओपन करो, उसमें एक तरफ n लिखो, दूसरी तरफ l लिखो, और एक तरफ m लिखो। यस, लिख दिया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाना है, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग l की जो वैल्यू आई वो लिखनी है, और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग m की जो वैल्यू आई वो लिखनी है ना। l की तो वैल्यू आपको पता है कि l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, l की वैल्यू जाती है 0 से n-1 तक, ये फॉर्मूला याद रखो। m की वैल्यू जाती है -l से +l तक, द वैल्यू ऑफ m वेरीज फ्रॉम -l टू +l। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि m की वैल्यू -l से स्टार्ट होके +l तक खत्म हो जाती है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ n, l और m की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, और ये ऊपर मैंने उनके फॉर्मूलेस लिखे हैं। देन n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, बट n की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। ओके, समझ में आया? लेट्स स्टार्ट। तो n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, 1 - 1 0, तो l की वैल्यू 0 ही हो सकती है। अगर l 0 है तो m भी क्या होगा, m भी 0 होगा। यस, n 0 है यानी यहाँ पे l 0 है यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही सबशेल है, दैट इज s, और m 0 है यानी उस सबशेल के पास एक ही ऑर्बिटल है। तो यहाँ साइड में हम ऑर्बिटल भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये रेस कर लो। ओके, तो साइड में हम ऑर्बिटल भी ड्रॉ कर लेंगे। तो साइड में हम ऑर्बिटल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ लिखता हूँ, चलो ऑर्बिटल। ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, उसमें बहुत मजा आएगा। ओके, फिर वीडियो को प्ले करो और आपके मेरे आंसर्स को चेक करो, उसमें रियली सच में मजा आएगा। तो यहाँ पे 0 है यानी एक ही वैल्यू, तो यहाँ पे 1s यानी कि सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा। लेट्स सी द सेकंड वन, यानी जब n की वैल्यू 2 है, तो अगर n की वैल्यू 2 है तो n-1 करो, n-1 यानी 2 - 1 तो 1, तो 0 से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है। तो l की वैल्यू हो सकती है 0 और 1। अगर l 0 है उसका मतलब s सबशेल, l की वैल्यू 1 है उसका मतलब p सबशेल। तो यहाँ पे सेकेंड शेल में 2 सबशेल्स आते हैं। अभी उन 2 सबशेल्स में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे, वो हमें m बताएगा। ओके, तो s में अगर l 0 है तो l 0 है तो m भी क्या होगा, 0 होगा, करेक्ट, यानी एक ऑर्बिटल। तो 2s में अगेन यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल आएगा, करेक्ट। अगर l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -l से +l तक। तो -1 से कहाँ तक जाना है, +1 तक। तो यहाँ पे वैल्यूज होगी -1, 0 एंड +1, -1 से +1 तक गए, तो 3 वैल्यूज हैं, यानी यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स। तो 2p के पास यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होंगे। 2p के पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 2 ऑर्बिटल्स। ओके, हाँ, इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस भी दूंगा, वो भी आपको नोट डाउन करने हैं। देन अगर n की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू 3 का मतलब l की वैल्यू क्या होगी, n-1, n-1 यानी 3 - 1 तो 2, तो 0 से जाना है 2 तक, तो 0 1 2। l की वैल्यू 0 है यानी s सबशेल, l की वैल्यू 1 है यानी कि p सबशेल, l की वैल्यू 2 है यानी कि d सबशेल। यानी हमारा जो थर्ड शेल है उस थर्ड शेल में कितने सबशेल्स हैं, तो 3 सबशेल्स है, s p d। अभी इन तीनों सबशेल्स में कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये इनके m की वैल्यू बताएगी। यस, इन सबशेल्स में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे ये m से पता चलेगा। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0,
अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी, -1 से +1 तक, दैट इज -1 0 एंड +1। तो एक वैल्यू है तो यहाँ पे 3s एक ऑर्बिटल, 3 वैल्यूज है तो 3p यानी कि 3 ऑर्बिटल, और D तो L की वैल्यू अगर 2 है तो M की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -2 से +2 तक। तो देखो -2 +1 सॉरी -1 0 +1 एंड +2। तो देखो -2 से +2 तक वैल्यूज जा रही है, तो टोटल 5 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल होंगे। तो 3D में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो आगे 5 ऑर्बिटल। और अभी सिर्फ बचा है द लास्ट शेल, दैट इज द फोर्थ शेल। हाँ, सिर्फ हम यहाँ पे 4 शेल्स ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको आगे भी डिस्कस करना है आप कर सकते हो, फाइल लिखो और यही फॉर्मूलाज अप्लाई करके आप बना सकते हो, बट एग्जाम के लिए आपको यही चारों नेसेसरी है। यस, हाँ, एग्जाम में जो एमसीक्यूज होंगे या मैं आपको आपकी जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा वहां पे क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन है कि एन की अगर ये वैल्यूज है तो उसके अकॉर्डिंग एल की कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने कि एल की अगर वैल्यू 2 है सपोज, 3 है सपोज, तो एल की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। जैसे अगर एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है। यस, अगर एन की वैल्यू 2 है तो क्या एल की वैल्यू 3 हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो उस केस में इस तरह से भी आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज इस टाइप के एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे वहां तो मैं ये सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वाला सॉल्व किया आपने, वीडियो को पॉज किया था ये वाला सॉल्व करने के लिए, नहीं किया अभी कर लो। चलो, एन की वैल्यू अगर 4 है तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 4 - 1 3, तो 0 से लेके 3 तक जाना है। तो 0 1 2 3, 0 का मतलब एस सब शेल, 1 का मतलब पी सब शेल, 2 का मतलब डी सब शेल एंड 3 का मतलब एफ सब शेल। तो फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स आते हैं। अभी चारों सब शेल्स में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आते हैं वो देखते हैं। तो ये तो पता चल गया एस के लिए वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू जब 1 होगी तो -1 से +1 तक जाना है। यस, यानी 4s1 तो एक ऑर्बिटल, 4p यानी कि 3 ऑर्बिटल। ऊपर से ही देख के आपको पता चल जाएगा। जब एल की वैल्यू 2 है तो -2 से +2 तक जाना है। तो -2 -1 0 +1 +2। तो क्योंकि 5 वैल्यू है तो 4D के पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 5 ऑर्बिटल होंगे। तो 1 2 3 4 5। एफ की वैल्यू 3 है यानी एल की वैल्यू 3 है तो -3 से +3 तक जाना है। तो -3 -2 -1 0 1 2 3। इसका डायरेक्टली आप एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। जस्ट मैं 1 मिनट साइड हो जाता हूँ। तो क्योंकि यहाँ 7 वैल्यूज है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी 7 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स हैं तो नंबर ऑफ शेल्स में कितने सब शेल्स होंगे और उन सब शेल्स में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। और अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर कि मुझे बताओ अगर मैं आपको शेल बता दूं तो किसी शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो देखो, पहले शेल में एक ही ऑर्बिटल रहा 1, दूसरे शेल में 1 1 2 3, ये 1 और 2 ऐसे 2 ऑर्बिटल नहीं है, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल, तो 4। तीसरे शेल में 1 और 3 4, 4 और 5 9, करेक्ट। 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9। फोर्थ शेल में 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, 1 4 9 16, सबके सब स्क्वायर है। किसके स्क्वायर है, नंबर ऑफ शेल्स के। तो अगर आपको पता चल गया शेल का नंबर तो उसका जो स्क्वायर करो उससे आपको ऑर्बिटल्स पता चल जाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपके नोट्स में जाना चाहिए कि अगर आप किसी शेल में हम ऑर्बिटल्स के बारे में पूछे तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, n का स्क्वायर, करेक्ट। और अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
इन अ सब शेल, कि मुझे बताओ एक सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। तो एक सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, तो काफी इजी है, उसका फॉर्मूला लगाओ 2l+1। जिस भी सब शेल में आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चाहिए, एल की वैल्यू रखो, मिल जाएगा। जैसे 2p, 2p क्या है, सब शेल है, इसमें कितने ऑर्बिटल है, 3, चलो निकालते हैं। तो 2p में एल की वैल्यू क्या है, p के लिए 1, p के लिए एल की वैल्यू क्या है 1, तो 1 यहाँ पे पुट करो, 1 2 = 2, 2 + 1 3, आ गए 3 ऑर्बिटल। चलो 3d, 3d में कितने ऑर्बिटल, तो एल की वैल्यू d के लिए कितनी होती है 2, एल की वैल्यू d के लिए कितनी है 2, तो ये हुआ 2 2 = 4, 4 + 1 5। तो सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा, करेक्ट। और इसी से आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल में हमने एक फॉर्मूला सीखा था 2n², याद होगा सबको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये फॉर्मूला लगाते थे। तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो यहाँ हमने 3 क्वांटम नंबर्स को तो डिस्कस कर लिए। अभी बात करते हैं हमारे लास्ट क्वांटम नंबर की, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ स्पिन क्वांटम नंबर को हम एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करते हैं, क्यों, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में आपको 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स लिखने हैं। पहला पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देन ऑफ-बॉस रूल एंड हर्ट्ज रूल, या ऑफ-बॉस प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल। ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपको ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी कैसे है। एटम का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि एटम में कोई शेल वेल नहीं होता। एटम में तो इलेक्ट्रॉन 3D स्पेस में रहते हैं, जो 3D स्पेस को आप क्या बुलाते हो, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का शेप एन से पता चला, ऑर्बिटल का साइज एन से पता चला, उसका जो शेप है स्पेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल, वो एल से पता चला, और उसकी जो ओरिएंटेशन है कि वो एक्स वाई जेड किस एक्सिस के अलोंग होगा वो एम से पता चला। बट समझने के लिए क्या करो कि एटम में होते हैं शेल, इलेक्ट्रॉन शेल में ही घूमता है, ऐसा ही समझो। ओके, देन उस शेल में कितने क्या होते हैं, सबशेल्स होते हैं, जिसके बारे में एल ने बताया। सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो एम से पता चला। यस, तो दोनों थ्योरीज को साथ में लेके चलना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग ही रखना है, बट साथ में लेके स्टडी करना है। तो समझ में आ गया, इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आप फोर्थ क्वांटम नंबर। नाउ फोर्थ क्वांटम नंबर इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशन। ये जो तीन हैं एन एल एम, ये तीनों ही स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस, याद रखो, बिकॉज स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 4 आंसर लिख के आ जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा जाता है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन, तो 4 लिख के आ जाते हैं, बिकॉज 4 क्वांटम नंबर है। तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्वांटम नंबर्स हैं, बट कौन से क्वांटम नंबर्स, एन एल एम। एस वाला सॉल्यूशन नहीं है, यानी स्पिन क्वांटम नंबर सॉल्यूशन नहीं होता। तो थैंक यू वेरी मच।